अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच से आप सबको उमेश महादोशी का सादर प्रणाम। मित्रों, आज मंगलवार है। आज के विविधा कार्यक्रम में मैं प्रस्तुत हूँ लेकर दो पुस्तकों पर संक्षिप्त चर्चा। इनमें से एक पुस्तक है वरिष्ठ कवि कथाकार श्री रामेश्वर काम्बोज हिमांशु का काव्य संग्रह मैं घर लौटा, और दूसरी पुस्तक है नई पीढ़ी की प्रतिनिधि लघु कथाकार सुश्री सविता इंद्र गुप्ता का लघु कथा संग्रह बदलाव की बयार। किंतु इस चर्चा से पहले एक निवेदन। यदि आपको इस मंच से जुड़ना उचित प्रतीत होता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारा प्रत्येक अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही कार्यक्रमों को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया से भी हमें अवगत कराते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमें आगे भी कुछ अच्छा करने का प्रेरणा मिलेगी। तो सबसे पहले हम करते हैं बात श्री रामेश्वर काम्बोज हिमांशु के काव्य संग्रह मैं घर लौटा की। जो भी हमको मिला राह में, बोल प्यार के बोल दिए, और कुछ भी नहीं छुपाया दिल में, दरवाजे सब खोल दिए। निश्चल रहना बहते जाना, नदी जहां तक जाएगी। रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी की मैं घर लौटा काव्य संग्रह की ये पंक्तियां महज बंजारों की प्रकृति का चित्रण नहीं करती, स्वयं उनके अपने स्वभाव को भी खोलकर दुनिया के सामने रख देती हैं। हम हिमांशु जी के सृजक से मिलें या व्यक्ति से, उनकी सहजता, सरलता और अनौपचारिकता कुछ ही क्षणों में प्रस्फुटित होकर सामने आ जाती है। एक कवि के लिए इस सहजता, सरलता और अनौपचारिकता का होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इन चीजों का संवेदना और उसे संपुष्ट करने वाली न्याय संगतता के साथ एक गहरा रिश्ता होता है। लघु कथा व हायकू ताका की सृजन अभियानों में अग्रणी भूमिका के साथ हिमांशु जी ने काव्य की लगभग हर विधा में सृजन किया है। उनके काव्य सृजन में भाव और विचार से जुड़ी अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति मिलती है। हिमांशु जी की काव्य रचनाओं के भाव विचार अद्यतन जीवन मूल्यों के साथ परिवेशगत वातावरण से आते हैं। यही कारण है कि मैं घर लौटा में शामिल उनकी 85 काव्य रचनाओं में से अधिकांश पाठक मन को छू जाती हैं। इन रचनाओं में एक ओर समाज के अनेक वर्गों समूहों की परिस्थितियों एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति मिलती है, तो मनुष्य की परिवेश जनित सामान्य पीड़ा भी उभरकर सामने आई है। पुरबिया मजदूर, उनकी परिस्थितियों और उनके प्रति कथित संभ्रांत वर्ग के आचरण को हम सबने देखा है। हिमांशु जी उसे देखकर इस कदर व्यथित हो जाते हैं कि उनके अंतर्मन से एक लंबी कविता फूटकर सामने खड़ी हो जाती है। सफर में जो भी टकराता है, जी भर कर गरियाता है, कुहनी से इसको ठेल कर खुद पसर जाता है। टिकट होने पर भी प्लेटफार्म पर छूट जाता है, भगदड़ होने पर पुलिस के डंडे खाता है, सिर और पीठ सहलाता है। हिमांशु जी इस संभावना को टटोलना चाहते हैं कि क्या संभ्रांत वर्ग उस प्रबिया मजदूर के पसीने के अवदान को स्वीकार करके उसके प्रति अपना आचरण बदलेगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि यह वो देश है जहां गरीब रथों पर अमीरों का कब्जा होता है
और गरीब इन रथों को सपनों की तरह सामने से गुजरता देखता रहता है। कभी द्वार से लौटे याचक की पीड़ा को आत्मसात करके भी व्यथित हो उठता है, लेकिन याचना को धंधा बना चुके लोग इस पीड़ा के यथार्थ को संवेदना की सामाजिक समझ के दरवाजे तक आने दें तो कुछ बात बने। बंजारों की फक्कड़ मस्ती और बेटियों की मुस्कानों से आह्लादित कवि को हाँफता हुआ बच्चा अपने बस्ते के बोझ से पुनः व्यथित कर जाता है। कवि की संवेदना का यह विस्तार घर बनाने वालों, दिया बनाने वालों आदि तक भी जाता है। मानवीय व्यवहार और रिश्तों से जनित दैनंदिन पीड़ा इन रचनाओं में कई कदम आगे बढ़कर अभिव्यक्ति पाती है। बांटने आता न कोई प्यार की पाती यहाँ, बांटने आता न कोई प्यार की पाती यहाँ, बांटने आते सभी हैं दुख भरी थाती यहाँ, और नाम रिश्तों का रटें लेकर दुधारा याद रखना, लेकर दुधारा याद रखना। इन दुखों का भार सहने का रास्ता भी कवि सुझाता है। सुख मिलने का भरम लिए ही भार दुखों का ढोना, सुख मिलने का भरम लिए ही भार दुखों का ढोना, और हंसी मिलेगी यही सोचकर एक उम्र तक रोना, और गीली आंखें पहुंच दर्द को सहलाते रहना, गीली आंखें पहुंच दर्द को सहलाते रहना। विभिन्न प्रतीकों बिंबों के सहारे अनेक जीवनानुभूतियों और मानव मन की पीड़ा के विभिन्न रूप संग्रह को विविधता से आच्छादित करते हैं, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। राजनीतिक संरक्षण में पनपती लूट और लंपटपन की संस्कृति पर पैने कटाक्ष भी इस संग्रह का हिस्सा बनकर मौजूदा परिवेश को विवस्त्र कर देते हैं। कहाँ चले गए हैं गिद्ध कविता में चिंता और संवेदना को व्यंजना की चादर पर फैलाकर हिमांशु जी जिस तरह धूप दिखाते हैं वह निसंदेह प्रभावशाली है। समय समय पर समाज और राष्ट्र के ताने बाने को तार तार करने पर आमादा जमात विशेष पर भी कवि ने अपनी व्यंजना के तीर कस कस कर मारे हैं। लूटो खाओ पियो पिलाओ, लूटो खाओ पियो पिलाओ आजादी है, और नफरत पलती बस्ती जलती आजादी है, और जिसका जूता उसका बूता आजादी है। संग्रह में कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जो कवि के स्वाभिमानी और प्रतिनिधि व्यक्तित्व की दृढ़ता को भी सामने रखती हैं। अभिव्यक्ति के विविध रूपों को अपने में समाहित किए इस संग्रह को पीड़ा की एक नदी कहना अतार्किक नहीं होगा। इस नदी को पार करने के लिए कवि मानव मन को सांत्वना देना नहीं भूलता कि दुख की नदी बहुत है लंबी, दुख की नदी बहुत है लंबी, बहुत ही छोटी नैया, दूर किनारा गहरी धारा देख नहीं घबराएं। हिमांशु जी जैसा कवि अपने तमाम अभिव्यक्ति आचरण व्यवहार को बिना किसी संगत उद्देश्य के जमीन पर नहीं उतारता। उनकी यह कामना इसी ओर संकेत करती है। हरियाली ले आऊं, खुशहाली दे पाऊं, नेह नीर बरसाऊं, धरती को सरसाऊं। मुझे कहना ही पड़ेगा, ऐसी काव्याभिव्यक्ति आज के समय की जरूरत है। हिमांशु जी का ये काव्य संग्रह अयन प्रकाशन 1/20 मेहरौली दिल्ली 30 से प्रकाशित है। पुस्तक का मूल्य है ₹360 मात्र। ये है उनका संग्रह का आवरण पृष्ठ। तो मित्रों,
मित्रों, हिमांशु जी की इस पुस्तक की चर्चा के बाद अब हम करते हैं दूसरी पुस्तक की चर्चा। ये पुस्तक है सुश्री सविता इंद्र गुप्ता का लघुकथा संग्रह बदलाव की बयार। हम सब जानते हैं कि वर्तमान दशक लघुकथा की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। लघुकथा लेखन और विमर्श दोनों की दृष्टि से इसी दशक में संभवतः सर्वाधिक कार्य हुआ है। अनेक नए लेखक लघुकथा सृजन से जुड़े हैं, जिन्होंने बड़ी संख्या में लघुकथाओं का सृजन करने के साथ अपने समय के संदर्भ में लघुकथा को अद्यतन भी किया है। इन नए लघुकथाकारों ने बहुत कम समय में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इन्हीं में से एक नाम सविता इंद्र गुप्ता का है। 2 लघुकथा संग्रहों के साथ नवोदित दिशा सम्मान और कथा देश लघुकथा प्रतियोगिता के पुरस्कार से उन्होंने अपने लेखन की ओर लघुकथा जगत का ध्यान आकर्षित किया है। उनका दूसरा लघुकथा संग्रह बदलाव की बयार मेरे पास है। इस संग्रह में उनकी 95 लघुकथाएं शामिल हैं, जिनमें अधिसंख्यक लघुकथाएं जीवनानुभूतियों से जुड़े महत्वपूर्ण कथ्यों से पाठकों का सामना करवाती हैं। इनमें कथा विकास पर भी ध्यान दिया गया है और मोटे तौर पर सामयिक परिवर्तनों को आत्मसात करते हुए समकालीनता को अद्यतन करने पर भी। अधिकांश लघुकथाओं में अच्छी बात यह है कि चीजों को समझकर सहजता और धैर्य से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। कथ्य के प्रकटीकरण और संप्रेषण के लिए शीघ्रता या शॉर्टकट खोजने का प्रयास नहीं है। दूसरी ओर अनावश्यक चीजों से बचा गया है। जहां कहीं कतिपय रचनाओं में सहजता और धैर्य के निर्वाह में चूक हुई है, वहां इसका परिणाम कथ्य की अपरिपक्वता में दिखाई दिया है, जैसा कि अपनी अपनी किस्मत लघुकथा में भी हुआ है। वैचारिक दृष्टि से संग्रह की सर्वाधिक लघुकथाएं नारी विमर्श से संबद्ध हैं। इस विमर्श में सविता जी जीवन के सामाजिक संतुलन की आवश्यकता पर बल देती दिखाई देती हैं, किंतु उसमें प्रतिरोध की ऊर्जा का संचार कहीं अधिक प्रभावित करता है। कई लघुकथाओं में नारी शोषण के प्रतिचिह्नों की यथार्थ अभिव्यक्ति भी है। जब जागो तब, कैसे बचना है, बदलाव की बयार, लटका निर्णय, डस्टबिन, जीने के लिए, दूसरी औरत, अच्छे दिन, एक चिंगारी, अदृश्य गठरी, सबक, आज की पद्मिनी, पत्थरबाज आदि नारी विमर्श को दिशा देती प्रभावशाली लघुकथाएं हैं। मिसकाल, अनमोल खजाना जैसी कुछ लघुकथाएं वृद्धावस्था में भौतिक और भावनात्मक एकाकीपन पर केंद्रित हैं और प्रभावित करती हैं। लघुकथा आत्मजा वृद्धावस्था में मेहमानों के आने पर बुजुर्गों पर पड़ने वाले काम के बोझ और उसके समाधान को प्रस्तुत करती अच्छी रचना है। जीवन में बढ़ती चुनौतियां कभी कभी ऐसी घटनाओं को साथ लेकर आती हैं जो व्यक्ति को निराशा की ओर ले जाती हैं, लेकिन दृष्टि में थोड़ी सी सकारात्मकता जीवन को खुशियों से भर सकती है। लघुकथा में इस तथ्य को बखूबी स्थापित किया है। सविता जी के इस संग्रह की लौटते कदम, बंधक सोच, संध्या बाती, अंजुरी भर हर श्रृंगार आदि जैसी कई लघुकथाएं इसका प्रमाण हैं। बदलते जीवन मूल्यों की तार्किक स्वीकारोक्ति है ऑनर के लिविंग लघुकथा में। इस लघुकथा में घर से भागकर अंतरजातीय विवाह करने वाली बेटी और दामाद को पिता स्वीकार कर लेते हैं, जब उन्हें इस बात का एहसास कराया जाता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करने वाले लोग बिरादरी वालों के दहेज मांगने का विरोध क्यों नहीं करते।
सही कौन राजनीति पर तंज कसती है, छोटा पुर्जा और खाना पूर्ति जैसी लोककथाएं भ्रष्टाचार में डूबे व्यवस्था के चेहरे को बेनकाब करती है। वो कब में बड़ा हो गया जैसी कुछ लोककथाएं बाल मनोविज्ञान से जुड़ी समस्याओं पर भी केंद्रित हैं। नई पीढ़ी के युवाओं का एक वर्ग जिस हवाई उत्संकलता का शिकार बन रहा है उसे नई हवा लोककथा में देखा जा सकता है। मनुष्य की अभिजात्य सोच पर चोट करती रचना मानवता का पथा प्रभावशाली लोककथा है। इस लोककथा में अभिजात्य मानसिकता के लोग झुग्गी बस्ती में लगी आग का जश्न मनाते हैं, किंतु जब बस्ती की आग की लपटें सोसाइटी तक पहुंच जाती हैं तो उन्हीं झुग्गियों के लोग उस आग को बुझाने में मदद करते हैं। कुछ लोगों को यह फार्मूला कथा लग सकती है, किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी गरीबों की संवेदना में ऊर्जा बची हुई है। संकल्प पेकड़ा जैसी लोककथाओं में संवेदनात्मक सघन अनुभूति की अभिव्यक्ति है जो मानवीय मूल्यों को ऊर्जा प्रदान करती है। निश्चित रूप से बदलाव की बयार की लोककथाएं पठनीय हैं। सविता जी को लोककथाओं के शीर्षक चयन में थोड़ा परिश्रम करना चाहिए। तो वो शीर्षक मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ कर रखे हुए नहीं प्रतीत होते। इस संग्रह का प्रकाशन साहित्य संस्थान E10/660 उत्तरांचल कॉलोनी निकट संगम सिनेमा लोनी वार्डर गाजियाबाद द्वारा किया गया है। पुस्तक का मूल्य है ₹300 मात्र। तो मित्रों, सविता इंद्र गुप्ता की इस पुस्तक बदलाव की बयार के साथ आज की पुस्तक चर्चा संपन्न होती है। विविधा के अंतर्गत हमारी अगली प्रस्तुति होगी मंगलवार 6 अक्टूबर को सायं 6 बजे से 7 बजे के मध्य।